उदयपुर से जयपुर या बीकानेर से जैसलमेर की सड़क यात्रा की जाए तो ये पूरा सफ़र एक विशाल, अखंड और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य का एहसास कराता है। बिल्कुल। रास्ते में भाषाएं थोड़ी बदलती हैं, पहनावा बदलता है, लेकिन ये सब एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर महज 80 साल पहले यही यात्रा करनी होती? वो एक बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है ना? मतलब हर 100 किलोमीटर पर एक नया देश, एक नया राजा, उसकी अपनी अलग सेना, अलग मुद्रा और एक नई सीमा पर लगने वाला अलग टैक्स। आज की इस गहन चर्चा में हम संधियों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और भौगोलिक दस्तावेजों के एक बड़ी स्टैक का विश्लेषण कर रहे हैं। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 29 अलग-अलग स्वतंत्र और अक्सर एक दूसरे से टकराने वाली सत्ताओं का जाल उन एक आधुनिक राजनीतिक इकाई में तब्दील हुआ, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं। ये महज नक्शे पर खींची गई रेखाओं की कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, दबाव और भूगोल के एक बहुत ही जटिल खेल की कहानी है। बिल्कुल। और देखिए, इस कूटनीतिक खेल को समझने से पहले हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, क्योंकि जिन जमीनों का एकीकरण हुआ उनका भी अपना एक बहुत लंबा विकास क्रम रहा है। हमारे पास मौजूद जो पहली स्लाइड है उसके दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान का भूभाग मानव इतिहास से भी पुराना है। मतलब हम भूविज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ, हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे हैं। सदियों के जलवायु परिवर्तनों और पृथ्वी की आंतरिक हलचलों ने इस जमीन को आकार दिया है। जहां आज हम कठोर रेगिस्तान देखते हैं, वहां कभी टेथिस सागर लहराता था। भूगोल ही हमेशा से इतिहास की पटकथा लिखता आया है। सही बात है, और शायद इसी बदलते भूगोल ने इस क्षेत्र को इतने सारे अलग अलग नाम दिए। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वैदिक काल में ऋग्वेद के अंदर इस पूरे क्षेत्र के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर जब हम महाभारत काल के साहित्य में आते हैं तो ये मरुकांतार बन जाता है। मरु यानी मरुस्थल। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे शुरुआती दौर में पहचान सिर्फ इस बात से तय हो रही थी कि वहां की जमीन कैसी है। असल में प्रकृति और पर्यावरण शुरुआती इंसानी सभ्यताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे, इसलिए नामकरण पूरी तरह से भौगोलिक था। ये जो शब्द है मरुकांतार, ये सीधे तौर पर वहां के जीवन के कड़े संघर्ष और मरुस्थलीय भूगोल को दर्शाता है। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति के बचपन के कई अलग अलग उपनाम हों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शक्ल सूरत बदलती है, तो लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। अच्छा, क्या पेच है? ये सिर्फ उम्र बढ़ने जैसा नहीं है। ये नामकरण का विकास दरअसल सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण को दर्शाता है। जैसे जैसे हम आधुनिक काल की तरफ आते हैं, नाम भूगोल से हटकर इस बात पर तय होने लगता है कि वहां राज कौन कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ। उदाहरण के लिए सर 1800 ईस्वी के दस्तावेजों में जॉर्ज थॉमस ने इस पूरे इलाके के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। अब पहचान रेगिस्तान से नहीं, बल्कि राजपूत राजवंशों के राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व से स्थापित हो रही थी। ये सत्ता वाली बात वाकई बहुत सटीक है, लेकिन वो नाम जो आज हमारे जहन में छपा है, राजस्थान, वो तो और भी बाद में आया। अगर हम इस अगली स्लाइड को देखें तो सन 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की बहुत ही प्रसिद्ध किताब आई, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जी, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल, और इसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल टॉड का काम इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने इस पूरे बिखरे हुए इलाके को, इन तमाम रियासतों को एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखा। उन्होंने राजपूताना को राजस्थान यानी राजाओं के स्थान के रूप में एक नई साहित्यिक पहचान दी। और यहाँ एक अहम कड़ी अक्सर छूट जाती है जो मैं जोड़ना चाहूंगा। कर्नल टॉड ने इतिहास तो अंग्रेजी में लिखा, लेकिन उस दौर के स्थानीय लोगों और बाद के शोधकर्ताओं तक वो इतिहास पहुंचा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के जरिए। हाँ, जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। जी, जिन्होंने इस भारी भरकम अंग्रेजी दस्तावेज का हिंदी में अनुवाद किया। तो ये साफ है कि जमीन से लेकर नाम तक की यात्रा बहुत लंबी रही, लेकिन नाम मिल जाना ही तो सब कुछ नहीं था। असली चुनौती तो 1947 के बाद शुरू हुई, जब इस राजस्थान को हकीकत में गढ़ना था। और यहीं से भारतीय इतिहास के सबसे पेचीदा अध्यायों में से एक की शुरुआत होती है। दस्तावेज बताते हैं कि आज़ादी के समय ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में बटा हुआ था। बाप रे!
इतनी सारी अलग अलग सत्ताएं। हाँ, और इन सबको एक प्रशासनिक ढांचे में पिरोने का पूरा जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार वीपी मेनन के कंधों पर था। एक मिनट रुकिए, इस एकीकरण की जटिलता में जाने से पहले एक बुनियादी चीज स्पष्ट करते हैं। ये 19 रियासतें तो समझ में आती हैं जहां राजाओं का शासन था, लेकिन रिकॉर्ड्स में जिन 3 ठिकानों का जिक्र है, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, ये ठिकाने रियासतों से कैसे अलग थे? क्या ये भी स्वतंत्र थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, रियासतें वो संप्रभु राज्य थे जिनका सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के साथ संधि या समझौता था। उनकी अपनी बड़ी सेनाएं थीं, अपने कानून थे। ठीक है। दूसरी ओर ये जो ठिकाने थे वो एक तरह से उपराज्य या बड़ी जागीरें थीं। ये किसी न किसी बड़ी रियासत के अधीन होते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनके पास काफी स्वायत्तता होती थी। हालांकि इन्हें तोपों की सलामी का अधिकार या पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति का हक नहीं होता था। अच्छा, मतलब ये राजाओं के नीचे के पावरफुल जमींदार या सामंत थे। बिल्कुल। इसलिए एकीकरण के समय पटेल और मेनन को राजाओं के साथ साथ इन प्रभावशाली जागीरदारों को भी साधना पड़ा। अब बात करते हैं उस समय सीमा की जिसने मुझे इन रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा चौंकाया। चलिए इस आंकड़े का विश्लेषण करते हैं। इस स्लाइड में लिखा है कि एकीकरण की पूरी प्रक्रिया में 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन लगे। जी। जब भारत आजाद हो रहा था तो एक तरफ तो उत्साह था। क्या ये लगभग 9 साल का असाधारण समय ये नहीं बताता कि राजा अपनी सत्ता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे? क्या इस दौरान बहुत हिंसक टकराव या विद्रोह हुए? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन दिलचस्प बात यही है कि इतना लंबा समय लगने का कारण युद्ध या भारी खून खराबा नहीं था। ये वीपी मेनन और पटेल की कूटनीति की जीत थी कि उन्होंने बल प्रयोग को अंतिम विकल्प के रूप में रखा। तो फिर 8 साल क्यों लग गए? क्योंकि ये कोई एक कागज नहीं था जिस पर सबसे एक साथ दस्तखत करवाने थे। ये 7 अलग अलग चरणों की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक प्रक्रिया थी। हर रियासत के अपने अहम, अपने कर्ज, अपनी सीमा के विवाद थे। पटेल ने बिल्डिंग ब्लॉक रणनीति अपनाई। बिल्डिंग ब्लॉक? जी, मतलब छोटे हिस्सों से शुरू करना। बड़ी रियासतों को झुकाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट कूटनीति थी। तो चलिए इस रणनीति के दस्तावेजों को पलटते हैं। एकीकरण की तालिका वाली इस स्लाइड को देखते हैं। पहला चरण 17 या 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। इसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर की रियासतें थीं और साथ में नीमराणा ठिकाना। इन 4 को ही सबसे पहले क्यों चुना गया? इसके पीछे गहरी राजनीतिक और भौगोलिक मजबूरी थी। ये इलाका दिल्ली के बिल्कुल करीब था और दस्तावेज बताते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अलवर और भरतपुर में भारी सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। अच्छा, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। बिल्कुल। भारत सरकार को दिल्ली की सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां तुरंत दखल देना पड़ा। प्रशासकों ने स्थिति संभाली और इन 4 रियासतों को मिलाकर एक अलग संघ बना दिया। और हाँ, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। जी बताइए। तिथियों को लेके अक्सर जो 17 या 18 मार्च का भ्रम रहता है, उसमें वीपी मेनन के अपने रिकॉर्ड्स स्पष्ट करते हैं कि आधिकारिक रूप से मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को ही हुआ था। ये एक बहुत ही जरूरी क्लैरिफिकेशन है। तो दिल्ली के करीब आग बुझाने के बाद मेनन और पटेल का ध्यान दक्षिण पूर्व की तरफ गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ठीक 1 हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण लागू हुआ, पूर्व राजस्थान संघ। हाँ। इसमें तो रियासतों की एक बहुत लंबी सूची है। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। अब अगर हम भौगोलिक नक्शे पर इन नामों को एक साथ देखें तो पटेल की रणनीति एकदम साफ नजर आएगी। वो कैसे? उन्होंने हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र, यानी आज का कोटा, बूंदी और नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा का पूरा बेल्ट, उसे एक साथ जोड़कर एक मजबूत दक्षिणी ब्लॉक तैयार कर लिया। ये छोटी रियासतें थीं जिन्हें अकेले अपना वजूद बचाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये जल्दी मान गई। लेकिन जो रियासतें अपने इतिहास पर सबसे ज्यादा गर्व करती थीं, उनका क्या? तीसरा चरण देखते हैं, संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को बना। जी। इसमें इस दूसरे चरण वाले पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत को मिलाया गया। मेरा सवाल यह है कि जब कोटा और बूंदी जैसी रियासतें 25 मार्च को मिल रही थीं, तो उदयपुर ने 1 महीने का इंतजार क्यों किया? उसे दूसरे चरण में ही क्यों नहीं मिला लिया गया?
ये एकीकरण के पूरे अध्याय का एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। मेवाड़ या उदयपुर का भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रहा है। उनके शासकों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक से हमेशा अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। हाँ, उनका इतिहास तो शौर्य से भरा है। बिल्कुल। तो उस समय जो महाराणा भूपाल सिंह थे, उनका मानना था कि मेवाड़ का रुतबा बाकी रियासतों से बहुत ऊंचा है। वे महज किसी संघ में एक और राज्य की तरह शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने क्या शर्तें रखी? उनकी मांगें थीं कि प्रिवी पर्स यानी राजभत्ता बहुत ज्यादा हो और उन्हें वंशानुगत रूप से राज प्रमुख बनाया जाए। तो क्या भारत सरकार ने उनकी शर्तें मान ली? मतलब पटेल जी तो काफी सख्त माने जाते थे। काफी हद तक मान ली। वीपी मेनन जानते थे कि अगर उदयपुर इस संघ में आ गया तो एकीकरण को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक वैधता मिल जाएगी जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। कुछ कूटनीतिक सौदेबाजी हुई, महाराणा को जीवन भर के लिए राजप्रमुख बनाया गया और उनका प्रिवी पर्स भी तय किया गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक प्रक्रिया की तरह है। पहले छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा गया और तीसरे चरण में उदयपुर जैसी बड़ी ऐतिहासिक रियासत के जुड़ने से इस संघ को एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रेविटी मिल गई। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, गुरुत्वाकर्षण। और इसी गुरुत्वाकर्षण ने शायद बाकी बचे हुए बड़े राजाओं को भी खींच लिया, क्योंकि चौथे चरण के दस्तावेजों में जो नाम है वो राजस्थान के सबसे बड़े हैवीवेट्स हैं। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना। हाँ, ये बहुत बड़ा दिन था। इस दिन संयुक्त राजस्थान में 4 विशाल रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हो गईं। और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इसीलिए 30 मार्च को आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चारों रियासतें न सिर्फ क्षेत्रफल में बहुत बड़ी थीं, बल्कि इनकी सीमाएं सीधे तौर पर नवगठित पाकिस्तान से लगती थीं। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि इस चरण में तो पर्दे के पीछे बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था, खास तौर पर जोधपुर को लेकर, जहां के युवा महाराजा हनुमंत सिंह तो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत गंभीर थी। जिन्ना ने जोधपुर और जैसलमेर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बहुत लुभावने ऑफर दिए थे। जैसे क्या ऑफर? जैसे कराची बंदरगाह का मनचाहा इस्तेमाल, हथियारों की खुली छूट और पूरी स्वायत्तता। अगर जोधपुर पाकिस्तान में चला जाता तो भारत के पश्चिमी मोर्चे का पूरा नक्शा ही बदल जाता। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता था। सरदार पटेल के साथ मिलकर महाराजा पर दबाव बनाया। कुछ वादे किए गए, कुछ चेतावनियां दी गईं और आखिरकार जोधपुर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और बीकानेर और जैसलमेर भी साथ आ गए। जयपुर जैसी मजबूत रियासत के जुड़ने से आधुनिक राजस्थान का 80% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो गया। जी, ये वाकई एक थ्रिलर फिल्म जैसा है। अब जब ढांचा खड़ा हो गया तो 5वें चरण में, जो 15 मई 1949 को हुआ, संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया। इसमें वो जो सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, उसे इस बड़े वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। इसे पहले क्यों नहीं मिलाया गया था? इतने समय तक मत्स्य संघ को अलग रखने का क्या कारण था? इसका कारण विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और भाषाई था। देखिए, भरतपुर और धौलपुर की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती थीं और वहां ब्रज भाषा बोली जाती थी। अच्छा, तो भाषा का मुद्दा था। मिलना चाहता था। इसलिए भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति का गठन किया। इस समिति ने जनता की राय जानी और जब ये स्पष्ट हो गया कि बहुमत राजस्थान के साथ जाने में है, तब प्रशासनिक और भौगोलिक सुगमता को देखते हुए मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। छठे चरण की स्लाइड पर आते हैं। तारीख है 26 जनवरी 1950, यानी वो दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। जी, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसमें सिरोही रियासत का विलय तो कर दिया गया, लेकिन इस स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद, एक एक्सेप्शन दिया गया है। आबू और दिलवाड़ा के हिस्से को छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ कि एकीकरण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर भी कुछ हिस्सों को अलग रखा गया? आबू दिलवाड़ा का मुद्दा विशुद्ध रूप से राजनीतिक और रणनीतिक टकराव का नतीजा था। सरदार पटेल गुजरात से थे और उस समय की बंबई प्रांत, जिसमें गुजरात शामिल था, उसकी सरकार चाहती थी कि माउंट आबू उन्हें मिल जाए। माउंट आबू को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों थी? इसके 2 कारण थे। एक तो वहां गुजराती प्रभाव था और दूसरा, माउंट आबू एक बेहतरीन हिल स्टेशन था जो पर्यटन और प्रशासन के लिहाज से बहुत कीमती था। इसलिए पटेल ने एक बीच का रास्ता निकाला। सिरोही का बाकी हिस्सा राजस्थान को दे दिया गया,
लेकिन आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत के प्रशासन में डाल दिया गया। ये तो बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक दांव-पेंच था और जाहिर है कि राजस्थान के स्थानीय नेताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं पसंद आया। गोकुल भाई भट्ट जैसे कद्दावर नेताओं ने इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि सिरोही राजस्थान का अभिन्न अंग है और आबू के बिना राजस्थान अधूरा है। ये विरोध इतना तेज था कि अंततः इस फैसले को टालना पड़ा और मामला राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, उसके पास चला गया। और उस आयोग की सिफारिशों ने ही एकीकरण के अंतिम और 7वें चरण की जमीन तैयार की। 1 नवंबर 1956 ये वो दिन है जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जो आज हम नक्शे पर देखते हैं, वो अस्तित्व में आया। बिल्कुल। राजस्थान में वापस मिला लिया गया। इसके साथ ही एक और बड़ा टुकड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, जो तब तक सीधा केंद्र सरकार के अधीन एक पार्ट सी राज्य था, उसे भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि इस 7वें चरण की सबसे खास बात वो व्यावहारिक दृष्टिकोण था जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनाया। उन्होंने सिर्फ ऐतिहासिक दावों को नहीं देखा, बल्कि प्रशासनिक सुगमता को प्राथमिकता दी। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुनील टप्पा और सिरोंज का आदान प्रदान। मध्य प्रदेश, जो तब का मध्य भारत था, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनील टप्पा, जो कोटा के पास था, उसे राजस्थान में मिला लिया गया। और इसके बदले में? इसके बदले में राजस्थान के झालावाड़ का एक हिस्सा सिरोंज, जो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के ज्यादा करीब था, उसे रणनीतिक फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। ये जो गिव एंड टेक यानी लेने देने की नीति थी, उसने सीमाओं को तार्किक और व्यवहारिक बना दिया। तो अंततः 1 नवंबर 1956 को जाकर वो प्रक्रिया खत्म हुई जो 1948 में शुरू हुई थी। 8 साल 7 महीने और 14 दिन। इस पूरी मैराथन का नतीजा ये निकला कि 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का वो पूरा बिखरा हुआ तंत्र एक सुव्यवस्थित आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में बदल गया। प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राजस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 संभागों और 26 जिलों में बांट दिया गया। बिल्कुल। और जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से नजर हटाकर आज के दौर को देखते हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? आज के समय में जब 2 राज्यों के बीच पानी या सीमा के एक छोटे से टुकड़े को लेकर सालों साल मुकदमे चलते हैं, तब उन 19 संप्रभु राजाओं के बारे में सोचिए। उन्होंने अपनी सेनाएं, अपना खुद का टैक्स सिस्टम, अपनी अलग मुद्राएं और सदियों से चला आ रहा अपना राजशाही अहंकार महज कुछ कूटनीतिक बैठकों के बाद त्याग दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। सदियों से अपनी अलग पहचान के साथ राज करने वाले इन सत्ताओं का एक आम प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह से विलीन हो जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व मानवीय प्रयोग था। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के सूचनाओं से भरे, ध्रुवीकृत और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं वाले जटिल दौर में इतने बड़े भौगोलिक और राजनीतिक बदलावों को इतने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है? कूटनीति का जो उदाहरण इस एकीकरण ने पेश किया, वो इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। सोचिए, रात को अपने घर में सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो बिना अपना बिस्तर छोड़े, बिना कोई सफर तय किए, ये पाते हैं कि जिला ही बदल चुका है। जी बिल्कुल। मतलब जिस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते थे, वो अब किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में चला गया है। जिस कलेक्ट्रेट में जमीन के कागजात थे, वो अब बदल चुका है। और राजस्थान के लाखों लोगों के लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एकदम यथार्थ है। सही कहा आपने। अगर हम सामने दी गई पहली स्लाइड को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि 1 नवंबर 1956 को, जो कि राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण था, राज्य में केवल 26 जिले थे। सिर्फ 26 जिले? हाँ। तो आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि 1956 के उन 26 जिलों से लेकर वर्तमान के जो 41 जिले हैं, उन वहां तक का ये सफर कैसे तय हुआ, इसका पूरा कालक्रम क्या है। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि जब हम जिला शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में सिर्फ एक भौगोलिक सीमा आती है। हाँ, एक नक्शा सा बन जाता है दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन एक शिक्षक के नजरिए से या प्रशासनिक दृष्टि से कहूं तो एक जिला सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये असल में संसाधनों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। राइट। 1956 में जब एकीकरण पूरा हुआ, तब यही 26 जिले राजस्थान का आधारभूत ढांचा थे। लेकिन
लेकिन कोई भी राज्य समय के साथ स्थिर नहीं रह सकता ना। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ती है, शहर फैलने लगते हैं। बिल्कुल। और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन पुरानी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है और फिर से गढ़ना पड़ता है। आज हम जिन दस्तावेजों और स्लाइड्स का विश्लेषण कर रहे हैं वे इसी प्रशासनिक विकास का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए इस विकास क्रम को बिल्कुल शुरुआत से ही डिकोड करते हैं। हमारी जो पहली स्लाइड है उसमें तालिका 27वें जिले से शुरू होती है जी। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। 1956 के बाद एक बहुत लंबा समय निकला, मतलब 26 साल तक नक्शे पर कोई नई लकीर नहीं खींची गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप था। और फिर अचानक 15 अप्रैल 1982 को हमारा 27वां जिला बनता है धौलपुर। स्लाइड के अनुसार धौलपुर का मूल जिला भरतपुर था। मेरा सवाल यह है कि इतने लंबे अंतराल के बाद अचानक भरतपुर को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं समझाती हूँ। ये जो 26 साल का अंतराल है ना, ये असल में राज्य के कंसोलिडेशन या कह सकते हैं सुदृढ़ीकरण का दौर था। अच्छा। क्योंकि नया नया राज्य बना था, तो पहले से जो मौजूद 26 जिले थे उनके प्रशासन को स्थिर करना पहली प्राथमिकता थी सरकार की। लेकिन 80 के दशक तक आते आते एक नई प्रशासनिक आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? जी, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सीधा सा अर्थ है सत्ता या प्रशासन को राजधानी या किसी बड़े मुख्यालय से निकालकर आम इंसान के दरवाजे तक ले जाना। अब भरतपुर को ही ले लीजिए। हाँ, भरतपुर काफी बड़ा जिला था। बहुत बड़ा जिला था। धौलपुर के निवासियों के लिए हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए या जमीन के विवादों के लिए मीलों दूर भरतपुर मुख्यालय जाना पड़ता था। ये व्यावहारिक नहीं था। मतलब आम जनता के लिए बहुत परेशानी होती होगी। बिल्कुल। इसीलिए प्रशासन को जनता के करीब लाने के लिए धौलपुर को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाया गया। समझ गया। मतलब ये महज कोई राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक भौगोलिक और प्रशासनिक मजबूरी थी। एकदम सही। अब यहाँ से ये सफर थोड़ी और गति पकड़ता है। अगर हम कालक्रम में आगे बढ़ें तो 10 अप्रैल 1991 का दिन, ये राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन साबित होता है। हाँ, 1991 का वो दिन बहुत दिलचस्प है। क्योंकि इस एक ही दिन में एक ही तारीख पर 3 नए जिले बनाए गए। 28वां बना बारां, जो कोटा से अलग हुआ, 29वां दौसा, जो जयपुर से अलग हुआ, और 30वां राजसमंद, जो उदयपुर से अलग हुआ। जी। अब यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जब एक ही दिन में 3 जिले बने तो ये कैसे तय हुआ कि 28वां जिला बारां ही होगा? मतलब दौसा 28वां क्यों नहीं हो सकता था? ये बहुत ही लाजमी सा सवाल है। क्या ये जिलों की जनसंख्या के आधार पर तय हुआ था या जो जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था उसे पहली रैंक दे दी गई? देखिए, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और एक छात्र के तौर पे ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि कोई राजनीतिक प्रभाव रहा होगा या आबादी आधार रही होगी। हाँ, दिमाग में सबसे पहले यही आता है। लेकिन जो नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह की जटिलताओं में या सब्जेक्टिव चीजों में नहीं उलझती। प्रशासन को हमेशा ऐसे नियम चाहिए होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हों, जिनमें कोई विवाद ना हो। बिल्कुल, जिनमें किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ना हो। अगर आप दूसरी स्लाइड के नीचे जो एक छोटा सा नोट दिया गया है उसे ध्यान से देखें तो वो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। एक सेकेंड। हाँ, मैंने वो नोट देखा है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, एक तिथि पर 2 या उससे अधिक जिले बनने पर उनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी A to Z को आधार माना जाएगा। जी, A to Z नियम। मतलब सच में सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इतना बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया? बिल्कुल, लिया गया। देखिए, जब भी सरकारी गैजेट में कोई अधिसूचना जारी होती है ना, तो क्रमबद्धता बहुत मायने रखती है। जब भविष्य में इन जिलों का संदर्भ दिया जाएगा या उनके लिए कोई बजट आवंटित होगा या दस्तावेजों की फाइलिंग होगी, तो एक स्पष्ट क्रम होना अनिवार्य है। ये A to Z नियम इस दुविधा को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ये नियम तो बहुत ही सीधा है और काफी दिलचस्प भी है। चलिए इसे लागू करके देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। बारां की स्पेलिंग शुरू होती है B से, BARAN। दौसा की स्पेलिंग शुरू होती है D से और राजसमंद की R से। राइट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है, फिर D आता है और अंत में R आता है। इसी कठोर तार्किक आधार पर इनका क्रम 21, 29 और 30 तय कर दिया गया। और ये नियम सिर्फ 1991 तक सीमित नहीं है। ये एक स्थायी प्रशासनिक परंपरा बन चुका है।
आगे जब हम 2023 के विशाल पुनर्गठन पर उस महाविभाजन पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नियम कैसे और भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। वाह। लेकिन उससे पहले हमें 90s के दशक के बाकी जिलों को, उस टाइमलाइन को समझना होगा। जी बिल्कुल। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 31वां जिला हनुमानगढ़ बना। इसकी गठन तिथि 12 जुलाई 1994 है और स्लाइड के अनुसार इसका मूल जिला श्रीगंगानगर है। जी। फिर इसके 3 साल बाद 32वां जिला करौली बना 19 जुलाई 1997 को, जिसे सवाई माधोपुर से अलग किया गया। एकदम सही। अब देखिए, इन दोनों ही मामलों में प्रक्रिया बहुत ही सीधी और स्पष्ट नजर आती है। एक बड़ा मूल जिला है, उसकी एक तहसील या एक हिस्से को काटा गया, एक नया कलेक्टर बिठाया गया और नया जिला तैयार हो गया। हाँ, ये एक साधारण द्विविभाजन था। लेकिन इसके बाद जो 33वां जिला बनता है, वहां ये पूरी कहानी अचानक से बहुत उलझ जाती है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा करें। आप 26 जनवरी 2008 को बने 33वें जिले प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम स्लाइड 2 की विस्तृत तालिका में प्रतापगढ़ के मूल जिला वाले कॉलम को देखें तो वहां सिर्फ एक नाम नहीं है। वहां स्पष्ट रूप से 3 नाम लिखे हैं: चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। जी। ये पिछले सभी उदाहरणों से बिल्कुल अलग हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक एक सेब को 2 हिस्सों में कटते देखा था, लेकिन प्रतापगढ़ के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे 3 अलग अलग फलों के हिस्सों को काटकर एक नया फल बना दिया गया हो। ये जो आपने सेब का उदाहरण दिया ना, ये बहुत सटीक है। एक प्रोफेशनल टीचर के तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रतापगढ़ का उदाहरण प्रशासनिक भूगोल की गहराई को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडी है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हनुमानगढ़ या करौली बने तो वो महज एक जिले का बंटवारा था। पुराने जिले के जो रिकॉर्ड थे वो आसानी से 2 हिस्सों में बंट गए। लेकिन प्रतापगढ़ का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रशासनिक सर्जरी थी। प्रशासनिक सर्जरी? ये शब्द थोड़ा भारी है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जमीन पर इसका क्या मतलब होता है? कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। ठीक है। और उसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटना है। हाँ। ये सिर्फ घर के बीच में दीवार खड़ी करने जितना आसान नहीं होता। हाँ, बहुत सी चीजें बांटनी पड़ती हैं। बिल्कुल। हाँ। आपको ये तय करना पड़ता है कि पुश्तैनी जमीन के कागजात किसके पास रहेंगे, बिजली का मीटर किसके नाम होगा, पानी का कनेक्शन कौन लेगा। प्रतापगढ़ के मामले में हूबहू यही हुआ। प्रशासन को 3 अलग-अलग जिलों चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों की सीमाओं में एक साथ बदलाव करना पड़ा। बाप रे। इसका मतलब है 3 अलग-अलग जिला कलेक्टरों के जो राजस्व रिकॉर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम जमाबंदी कहते हैं, जी, जमाबंदी, उन्हें निकालकर एक नई जगह स्थानांतरित करना, पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करना। जो अदालतें पहले उदयपुर में लगती थीं, प्रतापगढ़ के उस हिस्से के लोगों के लिए अब नई अदालतें स्थापित करना, ये एक अत्यंत जटिल प्रशासनिक एकीकरण था। इसमें सालों की योजना लगी होगी। ये सच में किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए एक बुरे सपने जैसा लगता है। मतलब 3 अलग अलग जिला मुख्यालयों से फाइलों को एक नई जगह पर लाकर सिंक्रोनाइज करना। बिल्कुल, ये आसान नहीं था। तो इस भारी भरकम सर्जरी के साथ 2008 में हमारा प्रशासनिक नक्शा 33 जिलों तक पहुंचकर रुक जाता है। जी, 33 जिले। और यहां से जो अध्याय शुरू होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। 2008 से लेकर 2023 तक पूरे 15 साल, एक बहुत लंबा समय। राजस्थान के प्रशासनिक नक्शे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कोई बदलाव नहीं, 33 जिले बिल्कुल स्थिर रहते हैं। देखिए, ये सन्नाटा ये असल में एक तूफान के आने से पहले की शांति थी। तूफान से पहले की शांति? हाँ, 15 साल का अर्थ है कि कम से कम 1.5 दशक तक जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। नए शहर कस्बों में बदल गए, कस्बे जो थे वो शहरों में बदल गए। संसाधनों की मांग भी तो बड़ी होगी। बिल्कुल, संसाधनों पर दबाव एकदम चरम पर पहुंच गया था। 33 जिलों का जो मौजूदा ढांचा था वो अब इस बढ़ते हुए दबाव को, इस भार को झेलने में असमर्थ होने लगा था। और फिर वो तूफान आता है, 7 अगस्त 2023। द मेगा एक्सपेंशन। हाँ, 15 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ही दिन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। मतलब 33 जिलों से सीधे 41 जिलों तक की छलांग। जी। 8 नए जिले एक ही झटके में अस्तित्व में आ जाते हैं। अगर हम स्लाइड 2 की तालिका देखें तो 34वें नंबर से लेकर 41वें नंबर तक के सभी जिलों की गठन तिथि एक ही है,
7 अगस्त 2023। मेरा तो दिमाग ये सोचकर ही चकरा रहा है कि एक साथ 8-8 प्रतापगढ़ जैसी सर्जरी राज्य ने कैसे संभाली होगी। इसी वजह से इसे महाविभाजन कहा जाता है। एक साथ 8 नए जिलों का गठन राज्य के इतिहास की, मैं कहूंगी, सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य के बहुत बड़े हिस्से का भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था और उसका प्रशासनिक नियंत्रण सब कुछ रातों रात बदल दिया गया। 8 नए कलेक्टर, 8 नए पुलिस अधीक्षक और अनगिनत नए सरकारी कार्यालय एक साथ अस्तित्व में आए। तो चलिए इन 8 नए जिलों की सूची को उसी A to Z वर्णमाला नियम की कसौटी पर कसते हैं, जिसकी हमने 1991 के संदर्भ में बात की थी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। देखते हैं कि क्या प्रशासन ने यहां भी उसी कठोरता से नियम का पालन किया है। स्लाइड के अनुसार सूची कुछ इस प्रकार है। 34वां है बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग हुआ। 35वां है ब्यावर। 36वां डीग। 37वां डीडवाना कुचामन। 38वां खैरथल तिजारा। 39वां कोटपूतली बहरोड। 40वां फलोदी और 41वां है सलुम्बर। जी। अब यहां एक पेचीदा स्थिति पैदा होती है। 34वें और 35वें दोनों ही जिलों के नाम अंग्रेजी के बी अक्षर से शुरू होते हैं, बालोतरा और ब्यावर। अब जब पहला अक्षर ही समान हो, आपस में टकरा जाए, तो प्रशासन क्या करता है? ये डिक्शनरी ऑर्डर या शब्दकोश के नियम का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। डिक्शनरी ऑर्डर। हाँ, जब पहला अक्षर टकराता है तो नियम सीधा दूसरे अक्षर पर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढते थे ना। अरे हाँ, चलिए इसे जांचते हैं। बालोतरा की स्पेलिंग है BALOTRA। राइट। और ब्यावर की स्पेलिंग है BEAWAR। दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बालोतरा में बी के बाद ए आता है। बिल्कुल। जबकि ब्यावर में बी के बाद ई आता है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई से पहले आता है, इसलिए बालोतरा को 34वां स्थान मिला और ब्यावर को 35वां। एकदम सटीक विश्लेषण। अब आप अगले जोड़े को देखिए, डीग और डीडवाना कुचामन। डीग है DEEG और डीडवाना है DID। यहां भी दूसरे अक्षर की लड़ाई है। ई पहले आता है और आई बाद में, इसलिए डीग 36वें स्थान पर है और डीडवाना कुचामन 37वें स्थान पर। सही। फिर आता है के की बारी, खैरथल तिजारा KH और कोटपुतली बहरोड KOT। H पहले आता है, O बाद में। तो खैरथल 38वां और कोटपुतली 39वां हुआ जी। और अंत में फलोदी P से 40वां और सलुम्बर S से 41वां। ये सच में चौंकाने वाला है कि प्रशासन कितनी बारीकी से और कितनी यांत्रिक तरीके से इन नियमों को लागू करता है। देखिए, ये नियम इसलिए इतना कठोर रखा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक या क्षेत्रीय विवाद ना खड़ा हो। मतलब कोई पक्षपात का आरोप न लगा सके। बिल्कुल। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे जिले को सूची में नीचे क्यों रखा गया। ये विशुद्ध रूप से एक गणितीय और तार्किक व्यवस्था है। राइट। लेकिन इन 8 नए जिलों में सिर्फ इनका क्रम ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इनके मूल जिलों पर ध्यान दें तो हमें प्रतापगढ़ जैसी जो जटिल प्रशासनिक सर्जरी थी, वो यहाँ कई जगह देखने को मिलती है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ जिले तो सीधे एक ही जिले से निकाले गए, जैसे बालोतरा को बाड़मेर से अलग किया गया, डीग को भरतपुर से और सलुम्बर को उदयपुर से। ये तो काफी आसान सर्जरी लग रही हैं। लेकिन आप कोटपूतली, बहरोड और फलोदी जैसे जिलों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कोटपूतली बहरोड के आगे स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि ये जयपुर व अलवर दोनों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि ये नया जिला 2 अलग-अलग पुरानी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को ओवरलैप कर रहा है। अच्छा। जयपुर का कुछ हिस्सा काटा गया और अलवर का कुछ हिस्सा काटा गया। मतलब फिर से वही 2 अलग-अलग कलेक्ट्रेट्स के रिकॉर्ड्स को मिलाना और एक करना। बिल्कुल। और ये चीज हमें आज की चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण, विश्लेषणात्मक और कहूं तो सतर्क करने वाले हिस्से की ओर ले जाती है। सतर्क करने वाले हिस्से की ओर? हाँ, जब हम इन स्लाइड्स या अध्ययन सामग्री का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो इनमें कुछ बहुत ही खतरनाक विरोधाभास सामने आते हैं, जिन्हें एक छात्र को समझना ही चाहिए। खतरनाक विरोधाभास? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ये तो सरकारी आंकड़ों पर आधारित सूचियां हैं, इनमें विरोधाभास कैसे हो सकता है? यही वो जगह है जहां सतही ज्ञान और गहन अध्ययन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। आप 35वें जिले ब्यावर को ही ले लीजिए, हमने अभी इसकी चर्चा की थी। ठीक है, ब्यावर। अगर आप स्लाइड 4 को देखें,
जो कि एक सिंप्लीफाइड लिस्ट यानी साधारण सूची है, जहां सिर्फ 41 जिलों के नाम एक लाइन में दिए गए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ स्लाइड 4। वहां 35वें नंबर पर क्या लिखा है? लिखा है ब्यावर, और ब्रैकेट में अजमेर से अलग हुआ, बस इतना ही। हाँ, तो इसमें विरोधाभास क्या है? ये तो बहुत सीधी सी जानकारी है कि ब्यावर अजमेर से बना। अब आप वापस स्लाइड 2 पर जाइए, जो कि हमारी डिटेल्ड टेबल है। वहां ब्यावर के मूल जिला वाले कॉलम को ध्यान से पढ़िए। क्या वहां सिर्फ अजमेर लिखा है? एक मिनट, अरे स्लाइड 2 में ब्यावर के आगे लिखा है अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। रुकिए, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? स्लाइड 4 कह रही है कि ब्यावर सिर्फ अजमेर से बना है, जबकि विस्तृत तालिका बता रही है कि इसमें 4-4 अलग-अलग जिलों के हिस्से शामिल हैं। यही वो बिंदु है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, स्लाइड 4 जैसी जो सिंप्लीफाइड लिस्ट्स या कुंजियां होती हैं, वो अक्सर जानकारी को बहुत ज्यादा आसान बनाने के चक्कर में मूल तथ्यों की हत्या कर देती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ब्यावर का मुख्यालय शायद पहले अजमेर का हिस्सा रहा हो, या उसका सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग अजमेर से आया हो। इसलिए सूची बनाने वाले ने आसानी के लिए, शॉर्टकट के लिए सिर्फ अजमेर लिख दिया। लेकिन अगर कोई छात्र या व्यक्ति सिर्फ उस सिंप्लीफाइड लिस्ट को पढ़कर ये मान ले कि ब्यावर केवल अजमेर का हिस्सा है, तो वो पूरी तरह से गलतफहमी में रहेगा। बिल्कुल। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसे पता ही नहीं होगा कि पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा की सीमाएं भी इस नए जिले के निर्माण में कटी हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी किताब की समरी पढ़कर ये दावा करना कि आपने पूरी किताब पढ़ ली है, और फिर परीक्षा में पता चले कि आपने 3 मुख्य किरदारों के नाम ही नहीं सुने। एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ब्यावर के साथ नहीं है। आप 40वें जिले फलोदी का उदाहरण देखिए। मैं चेक करता हूं। हाँ, स्लाइड 4 की सिंप्लीफाइड लिस्ट में लिखा है 40 फलोदी, और आगे लिखा है जोधपुर से अलग हुआ। जी। ये पढ़कर तो यही लगता है कि फलोदी पूरी तरह से जोधपुर के अंदर था। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि मुझे स्लाइड 2 चेक करनी चाहिए। और हाँ, स्लाइड 2 की डिटेल्ड टेबल में फलोदी के आगे लिखा है जोधपुर और जैसलमेर। फिर से वही कहानी दोहराई गई है। बिल्कुल। फलोदी का निर्माण सिर्फ जोधपुर को काटकर नहीं हुआ, बल्कि उसमें सीमावर्ती जैसलमेर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलाया गया है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। एक तरह से ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो सिर्फ शॉर्टकट या बुलेट पॉइंट्स पर निर्भर रहते हैं। देखिए, प्रशासन और भूगोल ये कभी शॉर्टकट से नहीं चलते। सही बात है। जब किसी नए जिले की सीमाएं कई पड़ोसी जिलों को प्रभावित करती हैं, तो उन सभी जिलों का नाम जानना उस भौगोलिक और प्रशासनिक बदलाव को सही ढंग से समझने के लिए अनिवार्य है। ब्यावर के 4 मूल जिले और फलोदी के 2 मूल जिले, ये तथ्य सिंप्लीफाइड लिस्ट से पूरी तरह गायब हैं। जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। अध्ययन करते समय हमेशा विस्तृत और मूल दस्तावेजों को ही प्रामाणिक मानना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा भ्रामक होती है। ये एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक सीख है। आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। जी। हमने इस विश्लेषण की शुरुआत 1956 के उन 26 जिलों से की थी, जो एक शांत और स्थिर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर हमने देखा कि कैसे 1982 में धौलपुर के गठन के साथ विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और एक नया दौर शुरू हुआ। और उसके बाद हमने 1991 में एक ही दिन बने 3 जिलों बारां, दौसा और राजसमंद, उनके माध्यम से उस कठोर और यांत्रिक A to Z नियम को समझा। हाँ, वो नियम जो प्रशासन को किसी भी तरह के विवादों से बचाता है। बिल्कुल। फिर हमने 2008 में प्रतापगढ़ के निर्माण के साथ ये जाना कि कैसे 3 अलग-अलग जिलों को काटना एक कितनी जटिल प्रशासनिक सर्जरी होती है, जहां सिर्फ जमीन नहीं बढ़ती, बल्कि सदियों पुराने राजस्व रिकॉर्ड और अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जाते हैं। और अंत में 15 साल के लंबे सन्नाटे को चीरते हुए 7 अगस्त 2023 का वो दिन, जब एक साथ 8 नए जिले अस्तित्व में आए, बालोतरा से लेकर सलूम्बर तक। जी, ये महाविभाजन राज्य के बढ़ते दबाव का सीधा परिणाम था। और इसी दौरान हमने ये भी परखा कि कैसे विस्तृत अध्ययन सामग्री और उन शॉर्टकट वाली सूचियों के बीच का अंतर किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को पूरी तरह से बनाया बिगाड़ सकता है। ये पूरी चर्चा हमें इस बात का एहसास कराती है कि जब नए जिले बनते हैं ना, तो ये सिर्फ कागज पर नक्शे की लकीरें बदलना भर नहीं होता। इसके साथ ही संसाधनों का वितरण, प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय भूगोल,
पूरी तरह से एक नया रूप ले लेता है। बिल्कुल। 1956 के 26 जिलों से लेकर आज के 41 जिलों तक का ये लंबा सफर, ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या 41 जिलों के साथ प्रशासनिक सीमाओं का ये पुनर्गठन अब अपने अंतिम और स्थिर रूप में पहुंच गया है, या ये भविष्य में आने वाले और भी बड़े भौगोलिक भूकंपों की महज एक नींव है। एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना कीजिए। रात को एक शहर सोता है तो वो एक नया नवेला जिला होता है। मतलब वहाँ के सरकारी बोर्ड बदल चुके होते हैं, एक नया प्रशासनिक रुतबा होता है, और फिर कुछ ही महीनों बाद एक सरकारी आदेश आता है और रातों रात उस शहर का वो जिला होने का रुतबा वापस छीन लिया जाता है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बात नहीं है। राइट। राजस्थान के नक्शे पर 2023 और 2024 के बीच बिल्कुल ऐसा ही एक भूचाल आया है। आज के इस गहन अध्ययन में हम राजस्थान की प्रशासनिक रीढ़ यानी इसकी संभागीय व्यवस्था या डिविजनल सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये कोई साधारण प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। है ना? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा नक्शा है जिसे बार बार खींचा गया है, मिटाया गया और फिर से बनाया गया। हमारे सामने जो विस्तृत नोट्स, कमिटियों की रिपोर्ट्स और स्लाइड्स हैं, उनके आधार पर हम इस पूरी जटिल व्यवस्था को डिकोड करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या नाम रटना नहीं है। मतलब हमें ये समझना है कि आखिर ये प्रशासनिक रेखाएं कैसे तय करती हैं कि किसी क्षेत्र का विकास किस दिशा में जाएगा। सही कहा। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। संभागीय व्यवस्था यानी डिविजनल सिस्टम असल में राज्य प्रशासन का मिडिल मैनेजमेंट है। बिल्कुल, मिडिल मैनेजमेंट। इसे ऐसे देखिए कि राज्य सरकार एक बहुत बड़ी कंपनी है ना? मुख्यमंत्री उस कंपनी के सीईओ है और राज्य के सारे जिले उस कंपनी के कर्मचारी। और अगर सारे 40 या 50 कर्मचारी हर छोटी बात के लिए सीधे सीईओ के पास जाएंगे तो सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सिस्टम को चलाने के लिए बीच में रीजनल मैनेजर्स बनाए जाते हैं जो कुछ जिलों का एक समूह संभालते हैं। इन्हें ही संभाग या डिवीजन कहते हैं। और इनके मुखिया संभागीय आयुक्त या डिविजनल कमिश्नर होते हैं। राइट। अब अगर इस मिडिल मैनेजमेंट की शुरुआत को देखें तो हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय ये व्यवस्था शुरू हुई थी। हाँ, 1949 में। उस समय 5 संभाग बनाए गए थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो एक नवगठित राज्य के लिए मतलब ये कदम कितना जरूरी था? देखिए, ये कदम केवल जरूरी ही नहीं था बल्कि मैं कहूँगा कि अपरिहार्य था। 1949 का राजस्थान आज के राजस्थान से बहुत अलग था। रियासतें थीं। बिल्कुल, ये कई अलग अलग रियासतों और रजवाड़ों को मिलाकर बनाया गया एक बहुत विशाल भूभाग था। हर रियासत की अपनी अलग कार्यप्रणाली थी। उन्हें एक सूत्र में बांधने और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। तो मतलब प्रशासन को जनता तक पहुंचाने की कोशिश थी। सही बात है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये पांचों शहर ऐतिहासिक रूप से अपने अपने क्षेत्रों के शक्ति केंद्र रहे। इसलिए प्रशासन को आम जनता की पहुंच में रखने के लिए इन पांचों केंद्रों को संभाग मुख्यालय बनाना एक बहुत ही तार्किक फैसला था। राइट, ताकि आईजी से लेकर राजस्व मामलों की अपील के लिए एक बीच का स्तर तैयार हो सके। एग्जैक्टली। ये शुरुआत तो बहुत ही सुलझी हुई लगती है। मतलब 1949 से 1962 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। ये पांचों संभाग अपना काम करते रहे। लेकिन फिर इस कहानी में पहला बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। हाँ, 1962 का वो फैसला। बिल्कुल। 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को अचानक पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये फैसला थोड़ा समझ से परे लगता है। जो सिस्टम काम कर रहा है उसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया? क्या ये महंगी पड़ रही थी व्यवस्था? देखिए, इसे केवल आर्थिक नजरिए से देखना पूरी तस्वीर को नजरअंदाज करना होगा। 1962 में इस मिडिल मैनेजमेंट को हटाने के पीछे मुख्य तर्क ये दिया गया कि इससे सरकारी कामकाज में देरी होती है। अच्छा, देरी कैसे? उनका तर्क ये था कि अगर जिले सीधे राज्य सचिवालय यानी जयपुर से जुड़ेंगे तो फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी, बीच का एक लेयर हट जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रशासनिक दर्शन भी था, सत्ता का जयपुर में केंद्रीकरण। ओह, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में रखना। बिल्कुल। सुखाड़िया सरकार चाहती थी कि राज्य के विकास की कमान सीधे राजधानी के हाथ में हो। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य सचिवालय पर काम का भारी बोझ पड़ गया। स्वाभाविक है।
राजस्थान जैसे विशाल राज्य में जहां बाड़मेर से जयपुर की दूरी सैकड़ों किलोमीटर है, वहां एक जिला कलेक्टर के लिए हर बड़ी मंजूरी के लिए जयपुर दौड़ना बिल्कुल अव्यवहारिक साबित होने लगा। मतलब ये प्रयोग जमीनी हकीकत पर एकदम फेल हो गया। ये बिल्कुल उस कॉर्पोरेट फैसले की तरह था जहां टॉप मैनेजमेंट खर्चे बचाने के लिए रीजनल ऑफिस बंद कर देता है ना? एग्जैक्टली, और फिर हेड ऑफिस में फाइलों का अंबार लग जाता है। वही तो। और शायद यही कारण है कि दशकों तक बिना संभागों के काम करने के बाद एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना पड़ा। सही कहा आपने। 25 साल का ये अंतराल प्रशासनिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा। 1987 ने जब हरिदेव जोशी ने व्यवस्था को दोबारा लागू किया तो उन्होंने सिर्फ पुरानी गलती को सुधारा ही नहीं बल्कि एक नया विस्तार भी किया। अजमेर के रूप में, राइट? हाँ, अजमेर को राज्य का छठा संभाग बनाया गया। और एक एजुकेटर के नजरिए से कहूं तो अजमेर को संभाग बनाना भौगोलिक दृष्टि से एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल, ये राज्य के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके बाद प्रशासन में एक नया संतुलन आना शुरू हुआ। और इस पुनरुद्धार के बाद विकास का पहिया फिर घूमने लगा। फिर मैंने दस्तावेजों में देखा कि 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 4 जून को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। हाँ, पूर्वी राजस्थान के लिए ये एक बड़ा प्रशासनिक कदम था। लेकिन भरतपुर के बाद तो जैसे एक लंबा ठहराव आ गया। मतलब 2005 से लेकर 2023 तक लगभग 18 सालों तक इन्हीं 7 संभागों के साथ काम चलता रहा। और फिर आता है साल 2023। एग्जैक्टली 2023 में अचानक से प्रशासनिक विस्तार का एक ऐसा विस्फोट होता है जो सबको चौंका देता है। रामलोभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 7 अगस्त 2023 को एक साथ 3 नए संभाग बना दिए गए, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। राइट। और इस तरह 7 से छलांग लगाकर संख्या सीधे 10 हो गई। 2023 का ये विस्तार वाकई अभूतपूर्व था, लेकिन इस विस्तार के पीछे के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नए संभाग या नए जिले बनाने की मांग सालों से उठ रही थी। हाँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, शहरीकरण तेज हो रहा था। बिल्कुल, रामलोभाया समिति का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि वे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की संभावनाओं को तलाशें। 10 संभागों का मतलब था नए डिविजनल कमिश्नर, नए आईजी कार्यालय और उन क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए सीधा बजट आवंटन। तो स्थानीय जनता के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत की तरह था। बिल्कुल, जनता में भारी उत्साह था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जो व्यवस्था 2023 में 10 संभागों और 50 जिलों के विशाल ढांचे तक पहुंच गई थी, वो महज 1 साल बाद 2024 में वापस क्यों पलट दी गई? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मेरा मतलब है, आमतौर पर जब किसी क्षेत्र को जिले या संभाग का दर्जा मिलता है तो वहां की जनता जश्न मनाती है। कोई भी नई सरकार बने हुए जिलों को रातों रात खत्म करके जनता की भारी नाराजगी मोल क्यों लेना चाहेगी? बात तो सही है। इस स्लाइड में जो 2024 के बदलाव दिख रहे हैं, उनके पीछे की असली प्रक्रिया क्या थी? क्या ये सिर्फ पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने की राजनीति थी? देखिए, सतह पर ये एक राजनीतिक फैसले जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इस स्लाइड में दी गई जानकारी का गहराई से विश्लेषण करें तो वास्तविकता बहुत तकनीकी है। अच्छा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए पहले एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई। राइट। इसके संयोजक मदन दिलावर थे, जो प्रेमचंद बैरवा की जगह आए थे, और इसमें हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश सिंह रावत जैसे सदस्य शामिल थे। एक हैवीवेट कमेटी। बिल्कुल, लेकिन असली जांच का काम ललित के पवार समिति को सौंपा गया। इस समिति ने 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक एक नए जिले और संभाग का तकनीकी परीक्षण किया। तकनीकी परीक्षण से आपका मतलब है कि उन्होंने जमीनी हकीकत परखी, मतलब सिर्फ फाइलों पर नहीं देखा? एग्जैक्टली। एक जिला सिर्फ गजट नोटिफिकेशन में नाम छाप देने से तो नहीं बन जाता ना। सही बात है। एक नए जिले का मतलब है वहां नया कलेक्टर ऑफिस, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जिला न्यायालय, ट्रेजरी और कई अन्य सरकारी विभाग स्थापित करना। इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का आवर्ती खर्च यानी रिकरिंग कॉस्ट और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या उन्होंने पाया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? बिल्कुल। ललित के पवार समिति ने पाया कि 2023 में बनाए गए कई जिलों और संभागों के पास न तो बुनियादी ढांचा था और न ही वो भौगोलिक और आर्थिक रूप से वायबल थे। ओह, मतलब ये केवल कागजी शेर थे, बिना बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बस घोषणाएं कर दी गई थीं। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही था। और शायद इसी वजह से
29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के तहत एक ऐतिहासिक रिवर्स गियर लगाया गया। 3 नए संभागों को यानी पाली, सीकर और बांसवाड़ा को रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा झटका उन 9 जिलों को लगा जिन्हें समाप्त कर दिया गया। हाँ, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। मेरा मतलब है दूदू जैसे छोटे से क्षेत्र को जिला बना देना तो वैसे भी बहुत विवादों में रहा था, है ना? दूदू का उदाहरण बहुत सटीक है। समिति ने स्पष्ट रूप से देखा कि ऐसे क्षेत्रों को जिला बनाने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ने के बजाय राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा था। राइट। और जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जैसे जिलों की सीमाएं बहुत ही जटिल और अव्यावहारिक थी, जिससे आम लोगों को फायदा कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। इसलिए एक कड़ा लेकिन प्रशासनिक रूप से आवश्यक कदम उठाते हुए इन 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया। तो इस पूरी कवायद का नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा चक्कर लगाकर करोड़ों रुपए और अनगिनत सरकारी घंटों का खर्च करने के बाद राजस्थान 2024 के अंत में वापस 7 संभागों और 41 जिलों की स्थिति में आ गया है। जी, वापस उसी स्थिति में। अब अगर हम इतिहास और इन विवादों को किनारे रखकर वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालें तो यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस स्लाइड में वर्तमान 7 संभागों और 41 जिलों का जो वितरण दिया गया है उसमें बहुत गहरी असमानता है। बिल्कुल, और यह असमानता कोई त्रुटि नहीं है बल्कि राजस्थान के भूगोल की सच्चाई है। इस स्लाइड के डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक सीमाएं गणित के फॉर्मूले से नहीं बल्कि जमीन की बनावट से तय होती हैं। राइट। उदाहरण के लिए जोधपुर संभाग को ही लीजिए, इसमें सबसे अधिक 8 जिले शामिल हैं। हाँ, 8 जिले। जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। एक ही संभाग में 8 जिले। दूसरी तरफ जयपुर और उदयपुर संभाग हैं जिनमें 7-7 जिले हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खैरथल तिजारा और अलवर शामिल हैं। यहाँ एक दिलचस्प सांस्कृतिक अपडेट भी स्लाइड में दर्ज है। खैरथल तिजारा का प्रस्तावित नाम भर्तृहरि नगर रखा गया है। खैरथल तिजारा का नाम भर्तृहरि नगर प्रस्तावित करना ये दर्शाता है कि प्रशासनिक सीमाओं के साथ साथ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी कैसे वापस स्थापित किया जाता है। बहुत दिलचस्प है। और उदयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, है ना? बिल्कुल। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये पूरा मेवाड़ और वागड़ का बेल्ट है जिसकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियां हैं। और मध्यम आकार में अजमेर आता है जिसके पास 6 जिले हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। भरतपुर के पास 5 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। राइट। और सबसे छोटे संभागों में बीकानेर और कोटा आते हैं जिनमें सिर्फ 4-4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये जो जिलों की संख्या में इतना बड़ा अंतर है, मतलब कहीं 8 तो कहीं सिर्फ 4, इसके पीछे का तर्क इस अंतिम स्लाइड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यहाँ एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी आम धारणा को गलत साबित कर देता है। एग्जैक्टली। और वो विरोधाभास है क्षेत्रफल और जनसंख्या का। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो संभाग आकार में सबसे बड़ा होगा वहाँ प्रशासन का काम भी सबसे ज्यादा होगा और शायद वहाँ लोग भी सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन इस स्लाइड का डेटा एक अलग ही कहानी कहता है। क्षेत्रफल के लिहाज से जोधपुर और बीकानेर राज्य के सबसे बड़े संभाग हैं, जो कि बिल्कुल तार्किक लगता है क्योंकि थार के रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं संभागों में आता है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिले क्षेत्रफल में इतने बड़े हैं कि उनमें भारत के कई छोटे राज्य समा जाएं। बिल्कुल समा सकते हैं। लेकिन यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। मीलों तक सिर्फ रेत के धोरे नजर आते हैं। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भरतपुर और कोटा सबसे छोटे संभाग हैं। लेकिन जैसे ही हम जनसंख्या वाले कॉलम पर आते हैं पूरी रैंकिंग उल्टी हो जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर संभाग में निवास करती है। ओह, साइज में छोटा होने के बावजूद? हाँ, जयपुर भले ही क्षेत्रफल में पश्चिमी राजस्थान के संभागों से छोटा हो, लेकिन इसका शहरीकरण, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर इसे सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बनाते हैं। जयपुर के बाद जनसंख्या में दूसरा नंबर जोधपुर संभाग का आता है और वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम जनसंख्या वाले संभागों में कोटा और भरतपुर शामिल हैं। तो इस जनसंख्या की यानी डेमोग्राफी का सीधा असर बजट और योजनाओं पे पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल पड़ता है।
मतलब जब राज्य सरकार बजट बनाती है तो उसे ये देखना होता है कि बीकानेर और जोधपुर को सड़क और पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि वहां दूरियां बहुत ज्यादा है। सही कहा। लेकिन जयपुर को अस्पताल, स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा फंड चाहिए, क्योंकि वहां आबादी का भारी दबाव है। तो ये प्रशासनिक रेखाएं सिर्फ नक्शे की सुंदरता के लिए नहीं होती, वे ये तय करती हैं कि विकास का पैसा कैसे बंटेगा। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी वजह से इन संभागों की रूपरेखा इतनी महत्वपूर्ण है। हर एक संभाग की अपनी एक अलग आर्थिक और भौगोलिक अर्थव्यवस्था है। हाड़ौती का कोटा संभाग अपनी कृषि और नदियों के लिए जाना जाता है, जबकि बीकानेर अपने नहरी क्षेत्र और रेगिस्तान के लिए। राइट। और इन सभी आंकड़ों और इतिहास के बीच इस प्रेजेंटेशन की जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है राजस्थान का भौगोलिक नक्शा। मैप बहुत कुछ क्लियर करता है। अगर हम राजस्थान के मैप को देखें तो इसमें एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो शायद पहली नजर में समझ में ना आए। इस स्लाइड में स्पष्ट रूप से एक तथ्य को हाईलाइट किया गया है, अजमेर संभाग की स्थिति। हाँ, अजमेर संभाग भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का हृदय है, उसका दिल है। इस स्लाइड में जो महत्वपूर्ण बात दर्ज है वो ये है कि राजस्थान में अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो बाकी सभी संभागों से अपनी सीमा साझा करता है। ये कोई मामूली संयोग नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ अरावली की पहाड़ियां, एक तरफ चंबल के बीहड़, और इन सब के बीच में है अजमेर, बिल्कुल सेंटर में। ये एक ऐसा प्रशासनिक हब है जो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर यानी बाकी सभी 6 संभागों को छूता है। बिल्कुल। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। और रणनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी बात है। जब भी पूरे राज्य में कोई बड़ा समन्वय बैठाना हो, चाहे वो चुनाव के समय हो, आपदा प्रबंधन के दौरान हो या कानून व्यवस्था संभालने की बात हो, अजमेर की केंद्रीय स्थिति उसे सबसे अहम बना देती है। राइट। राज्य के किसी भी कोने में जाने के लिए धुरी यहीं से होकर गुजरती है। 1987 में जब हरिदेव जोशी ने इसे संभाग बनाया था तो इसके पीछे यही भौगोलिक वास्तविकता सबसे बड़ा कारण थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो 1949 में 5 संभागों से शुरू हुआ सफर 1962 में पूरी तरह से रुक गया। 1987 में इसे 6 संभागों के साथ फिर से जिंदा किया गया। 2005 में संख्या 7 हुई, 2023 में ये 10 तक जा पहुंची और फिर 2024 में ललित के पवार समिति की कड़ाई के बाद हम एक बार फिर 7 संभागों और 41 जिलों की वास्तविकता पर खड़े हैं। बिल्कुल। ये पूरा चक्र हमें प्रशासन की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये चक्र ये दिखाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कोई जड़ वस्तु नहीं है। ये एक जीवित इकाई की तरह है जो राज्य की अर्थव्यवस्था, राजनीति और जनता की जरूरतों के अनुसार सांस लेती है, फैलती है और सिकुड़ती है। सही बात है। कमेटियों का काम सिर्फ कागजों पर लकीरें खींचना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भी व्यवस्था बने वो टिकाऊ हो और अंततः आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा सके। बिना उचित ढांचे के किए गए विस्तार का हाल वही होता है जो 2024 के रिवर्स फैसले में हमने देखा। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा ने हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखा है, सीमाओं का। ये लगातार बनना, बिगड़ना और फिर से पुराना रूप ले लेना, क्या ये केवल प्रशासनिक सुविधा और फाइलों की गति तेज करने का मामला है या कुछ और? एग्जैक्टली। या इसके पीछे संसाधनों के बंटवारे, बजट को अपने क्षेत्रों में खींचने और राजनीतिक पहचान स्थापित करने की कोई गहरी रणनीति छिपी होती है? जब भी किसी राज्य का नक्शा देखा जाए और उसमें नई सीमाओं को उभरते या मिटते हुए देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि वे रेखाएं सिर्फ जमीन के टुकड़ों को बांट रही हैं या फिर वहां रहने वाले लाखों लोगों के भविष्य और उनके विकास की दिशा को भी तय कर रही हैं।